ये क्वेश्चन आपको करने को दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन करने को दिया था उसका, लेकिन आपने बोला कर लिया तो मैंने बताया नहीं। क्वेश्चन में क्या होता है, अगर कोई लाइन जैसे मान लो ये दे रखा है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कुछ भी कोई लाइन की इक्वेशन आपको इस टाइप से दे रखी है, कोई भी लाइन की इक्वेशन, आपने इसका ग्राफ बनाना है, आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं अगर, और ग्राफ बनाने के लिए फॉर द ग्राफ तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 करेंगे पहले, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना, 2x माइनस का वाई इधर आके प्लस का वाई हो गया। अब आपने क्या करा, इसमें x की जगह 0 रखा, भी इसमें मत करो चाहे तो x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। आपने इसमें x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है, जैसे ये लाइन पास हो रही है, तो बच्चे आप लाइन ओरिजिन से पास तो यूं कर देंगे, ये लाइन बेटा आपने ओरिजिन से पास तो कर दी, ठीक है, लेकिन अब बात आती है इसकी शेडिंग हम किधर करेंगे, है ना, इसकी शेडिंग हम किधर की तरफ करें। तो इसकी शेडिंग करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो 2x माइनस का वाई इधर आके प्लस का हो गया। तो आप ये बताइए इसमें 2x इक्वल टू वाई में आपको क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे x है बड़ा है या y बड़ा है, यहाँ पे कौन बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है। यहाँ पे लिखा है 2x इक्वल टू वाई, यानी x का ट्वाइस, x का डबल किसके इक्वल है, y के इक्वल है, x का डबल किसके इक्वल है, y के इक्वल। इसका मतलब y की वैल्यू डबल ही होगी, है ना। और जो बड़ा होता है, जो भी बड़ा होता है, उसी एक्सिस की तरफ आपको शेडिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे y बड़ा आ रहा है तो इसकी शेडिंग कहाँ होगी बेटा, ऊपर की तरफ शेडिंग होगी। अगर x बड़ा होता, अगर x बड़ा होता तो आपको शेडिंग x की तरफ करनी पड़ती, नीचे की तरफ, x एक्सिस मतलब नीचे की तरफ, और ये y एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से शेडिंग करते हैं अगर लाइन कहां से पास हो रही हो, ओरिजिन से पास हो रही हो तो। अभी था इस टाइप का, पर किसी ने सबने बोला सर हो गया तो मैंने भी ध्यान नहीं रहा। अब आज मैं आपको एक नया चैप्टर फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इस बार चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 प्रोबेबिलिटी, है ना, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 का नाम है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ रखी है, 10th में भी आपने पढ़ी, 11th में भी आपने पढ़ी, है ना, 10th और 11th में आप पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी काम के होने के चांस, किसी कोई काम हम कर रहे हैं तो उस काम को करने के चांस क्या है, वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, प्रोबेबिलिटी। कोई भी आंसर हमेशा जीरो से लेके 1 तक निकलते हैं, यानी कभी भी आप कोई सा भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका आंसर हमेशा 0 से लेके 1 तक ही आएगा। 0 से लेके कहां तक आएगा बेटा, 1 तक आएगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं होगी। दूसरी बात कि जैसे हमने मान लो एक कॉइन है, हमारे पास एक कॉइन है, अब उस कॉइन को हम टॉस करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होंगे। टोटल सैंपल स्पेस का मतलब है कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो हमारे टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे, 2, या तो हेड या तो 2 टेल। अगर हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, अगर हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स भी कह सकते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तब भी हमारे टोटल आउटकम 6 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इन 6 नंबर में से तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना, ये सब क्वेश्चन बेसिक है, मैं बेसिक बता रहा हूं आपको। तो अगर आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हेड एक ही बार आता है हेड, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 1/2। ऐसे अगर डाइस का क्वेश्चन ले लें हम, डाइस में हम टोटल सैंपल स्पेस हमारे कितने थे, 6, और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई टोटल आउटकम 6 है,
इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। बेटा मेरी वीडियो सब बच्चों को क्लियर आ रही है? बेटा किसी बच्चे को वीडियो पॉज हो रही है क्या मेरी? वीडियो में ठीक चल रही है बेटा सब बच्चों को? बेटा अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो लीव कर दे क्लास और बाद में रिज्वाइन कर ले, ठीक है, जिस बच्चे को भी दिख, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी हम कंटिन्यू है, तो अगर मैंने कहा था कि भाई अगर एक कॉइन को डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल सैंपल स्पेस तो 6 है, टोटल सैंपल स्पेस हमारे 6 हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए इवन नंबर आने की, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा आपको? इवन नंबर आने की। तो इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 3 ये इवन नंबर होते हैं, इनकी तो क्या की प्रोबेबिलिटी 3/6, 1/2, ठीक है। ये तो है इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी या हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपको किसी का नॉट निकालना हो, जैसे मैंने बोला कि नॉट इवन नंबर कि आपको प्रोबेबिलिटी निकाले नॉट इवन नंबर, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, उसे 1 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे मैंने बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2। अब मैं बोलूं आपसे नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप उसे 1 में से क्या कर दो? माइनस कर दो, तो 1 माइनस 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो जब भी किसी का नॉट निकालना हो तो उसे 1/2 से मतलब 1 में से माइनस कर देते हैं, है ना। नॉट को हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या बार भी लगा सकते हैं। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाली, ये निकली 1/2। अब मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड डैश निकालो, एच डैश, तो एच डैश का मतलब है कि नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसे 1 में से माइनस कर सकते हैं। तो 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा मेरे बेटा? 1/2, ठीक है। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूले आप नोट कर लें और उसके क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। कुछ पहले फॉर्मूले लिख लें बेटा कुछ। जैसे आपको P A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी, है ना। A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो P A यूनियन B का मेरा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। फॉर्मूला नोट कर लें बेटा, अगर आपको P A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो P A यूनियन B का फॉर्मूला होता है P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। ये P A यूनियन B का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर बेटा एक चीज और बता दूं, यूनियन को हम और भी लिख सकते हैं, ए और बी, ये भी लिखा सकता है ए और बी, और का मतलब यूनियन होता है, तो और एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो अब यहाँ पे कई बार ऐसा भी लिखा सकता है कि फाइंड पी ए और बी, तो आप समझ जाएंगे और का मतलब यूनियन है, तो आपको पी ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई दो इवेंट आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखा है तो लिखो इफ A and B are mutually exclusive, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो P A इंटरसेक्शन B 0 के बराबर होगा, P A इंटरसेक्शन B 0 के बराबर होता है। अब कहेंगे सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं जिन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला एक डाइस को थ्रो किया, एक डाइस को थ्रो किया, तो ए इवेंट है इवन नंबर का और बी इवेंट है ऑड नंबर का, तो बताओ क्या ए में और बी में कुछ कॉमन नंबर आ सकते हैं? कुछ भी कॉमन नंबर नहीं होंगे। ए है इवन नंबर का, बी है ऑड नंबर का, तो ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाती हैं, ठीक है बेटा। अब और आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ फॉर्मूले और लिख लीजिए। अगर मान लो इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए पी ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है,
पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, अगर आपको ये निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा पी ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है तो पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। अगर मेरे बेटा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना है, पी ए डैश अगर ए पे डैश लगा हुआ है तो बी में से माइनस कर देंगे, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूले हैं, नोट करते रहना, 2 नंबर का क्वेश्चन इस पर आ सकता है ना। अब आगे, अगर दोनों पे डैश लगा हो, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, अगर पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाए तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, पहले आप इस डैश को पी ए बी डैश को होल पे लगाएंगे, तो डैश आ रहा है ना, इस डैश को होल पे लगाएंगे और बीच का जो इंटरसेक्शन का सिंबल है वो से आप यूनियन में बदल देंगे, तो बन जाएगा पी ए यूनियन बी का होल डैश। अब ये होल पे से डैश हटाना है तो इसे 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, मतलब पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला बेटा आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, अगर मान लो पी ए डैश बी डैश दोनों पे लगा है लेकिन बीच में यूनियन है, लेकिन बीच में यूनियन है तो इसका क्या बन जाएगा, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा इसका। ठीक है, हमें कुछ ये फॉर्मूले उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, उसके कुछ पार्ट्स लिखूंगा, वो आपको क्वेश्चन करके दिखाना है। ठीक है बेटा, मैं लिख रहा हूँ और यही जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है बेटा आपको। ठीक है, आपको पीई दे रखा है, पीई, पी इक्वल टू 1/4, पी एफ इक्वल टू 1/2, पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको दे रखा है 1/8, पी ई गिवन है, पी एफ गिवन है, पी ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है। ठीक है, और आपको निकालना क्या क्या है बेटा, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, एक चीज ये निकालनी है ना, दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, पी ई डैश यूनियन एफ डैश, तीसरी चीज आपको निकालनी है पी ई डैश यूनियन एफ, करना बेटा। करो बेटा, ये 4 पार्ट मुझे करके दिखाना, 3-4 पार्ट लिखे हैं, 3 पार्ट करें बेटा जरा, 1-2 पार्ट और लिख दे रहा हूँ, चलो 1-2 पार्ट और लिख दे रहा हूँ। पी ई डैश पी ई यूनियन एफ, एक ये भी लिख दे, पी ई यूनियन एफ, करो बेटा जरा, ये 4 पार्ट मुझे करके दिखाओ। कोई पार्ट इसमें से अगर आपको नहीं आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं करवा दूंगा, कोई भी पार्ट इसमें से अगर आपको नहीं निकल रहा हो।
हो गया क्या बेटा? चलिए बेटा, अगर ये क्वेश्चन कर लिए हैं तो मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो कि एक्चुअल में आपके एग्जाम्पलर का बुक का है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है ना। और देखेंगे उस क्वेश्चन को। मैं लिख रहा हूँ आपके सामने क्या है उस क्वेश्चन की कहानी, कि ये मैं रफ कर रहा हूँ। आंसर बेटा पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश का फॉर्मूला है 3/8। पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश का फॉर्मूला 3/8। पी ई डैश यूनियन एफ डैश का फॉर्मूला है 7/8। और पी ई डैश यूनियन एफ, पी ई डैश, ये कहाँ है थे भैया मैंने, पी ई डैश यूनियन एफ का फॉर्मूला है 7/8। पी ई डैश यूनियन एफ का, और पी ई यूनियन एफ, पी ई यूनियन एफ का फॉर्मूला है 5/8। इसमें से मुझे ये लग रहा है कि आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं मिला होगा, पी ई डैश यूनियन एफ का। तो ये फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। पी ई डैश यूनियन एफ का फॉर्मूला होगा पी ई डैश प्लस पी एफ माइनस पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बनाया था ना, ध्यान से सुनना। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताया था, तो क्या था पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला था, है ना, पी ए यूनियन बी का। लेकिन इस बार मैंने क्या बोला, पी ए डैश यूनियन बी, तो एक ही जगह बस ए डैश लग जाएगा, बाकी फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा आपका ये। बस अब वैल्यू पुट करेंगे। पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ निकाल, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अब तो बस वैल्यू पुट करके करना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई एफ, लिख लो क्वेश्चन, ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, ई एंड एफ आर टू इवेंट्स such that P E union F इक्वल टू दे रखा है 0.6, P E यूनियन F इक्वल टू 0.6, P E इंटरसेक्शन F, P E इंटरसेक्शन F मेरे बेटा गिवन है 0.3। फाइंड, आपको निकालना क्या है, P E डैश प्लस P F डैश, ये आपको निकालना है बेटा, P E डैश प्लस P F डैश। थोड़ा दिमाग लगाओ, करके देखो, फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। थोड़ा पहले आप खुद से सोचें इसके बारे में क्या करना चाहिए। यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन का एक ही फॉर्मूला बताया है, पहले वो फॉर्मूला लगा लो। करो बेटा। देखो मैं बता देता हूँ आंसर इसका। नहीं बेटा 1.1 आएगा, 1.1, 1.1 गौरव, और कैफ आप भी देखो जरा, देखते हैं कैसे। मैंने फॉर्मूला आपको ये बताया ना, पी ई यूनियन एफ इक्वल टू पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, है ना, इन फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट करो जो हमें पता है। पी ई 0.6 है ना, इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 0.3। अब पी ई प्लस पी एफ
ये नहीं निकालना है, हमें पी ई डैश प्लस पी एफ डैश निकालना है। और जबकि इसमें क्या है, पी ई प्लस पी एफ। कैसे निकालेंगे? क्या बेटा हम पी को ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ई डैश लिख सकते हैं, पी 1 माइनस पी डैश, क्योंकि 1 में से पी डैश माइनस करें तो पी बचेगा। ऐसे ही प्लस पी एफ को क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी एफ डैश, है ना। अब ये 0.6 माइनस का 0.3 इधर लेके आ जाएंगे, माइनस का 0.3 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 0.6 प्लस 0.3 विल बी 0.9, ये आपका 0.9 हो जाएगा। इक्वल टू क्या बचा मेरे बेटा, 1 माइनस पी ई डैश प्लस 1 माइनस पी एफ डैश, ये बचा। ये माइनस का पी डैश और माइनस का पी डैश उधर जाएंगे, तो माइनस का पी के प्लस मीन आंसर इज 1.1। कर लें बेटा नोट। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको पी ई यूनियन एफ दे रखा था, ठीक है। आपको पी ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा था, और आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि फाइंड पी ई डैश प्लस पी एफ डैश, डैश निकालना था, पी ई डैश प्लस पी एफ डैश का। यूनियन और इंटरसेक्शन का एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है, पी ई यूनियन एफ इक्वल टू पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। वैल्यू रख दी। अब ये पीई और पीएफ बचा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर आपको पी ए डैश निकालना है तो किसके बराबर होता है, 1 माइनस पी ए के बराबर होता है। और अगर इसको माइनस को पीए को इधर लेके आ जाए तो पीए किसके बराबर होगा, 1 माइनस पीए डैश के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पीई को 1 माइनस पीई डैश लिख दिया, और पीएफ को, जो पीएफ था उसे 1 माइनस पीएफ डैश लिख दिया, बस सॉल्व कर दिया। अब बताओ उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को बेटा? तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बोलो बेटा इसमें कुछ भी पूछना हो किसी बच्चे को तो। चलूं आगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी से है बेटा, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट, आपको दो इवेंट दे रखे हैं ई और एफ, है ना, सच दैट पीई इक्वल टू 1/2 पीई यूनियन एफ 3/5 और पी एफ इक्वल टू पी दे रखा है। पी एफ इक्वल टू किसके है, पी के इक्वल है। तो फाइंड पी, फाइंड पी, पी की वैल्यू निकालो इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ई और एफ आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो करो बेटा, दिखाओ करके मुझे, थोड़ा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को। वन बाई 10, यस बेटा करेक्ट है, 1/10 आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0। तो पी इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी।
है ना, और सब कुछ दे रखा है, फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू पुट करके पी की वैल्यू निकाल देंगे, निकल आएगा बेटा आपका पी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा। अब मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताऊंगा, है ना, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला नोट करेंगे बेटा, जैसे सपोज आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ए अपॉन बी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर वाले की, और बी नीचे जो होता है वो कोई क्वेश्चन की गिवन कंडीशन होती है कि बी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे रखा होगा, वो आपको अभी नहीं समझना है, वो जब मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम में समझना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और अपॉन में क्या आएगा। ठीक है, अभी जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है वो देखेंगे। जैसे पी ए अपॉन बी निकालना है तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नीचे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी बी। अगर सपोज करो आपसे पूछा होता पी बी अपॉन ए, कि भाई पी बी अपॉन ए निकालो, तो पी बी अपॉन ए का क्या करते, पहले पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो, दोनों का मीनिंग भाई सेम होता है, तो अपॉन में पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू निकालेंगे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रही है बेटा आपकी, है ना। अब क्वेश्चन में इसके भी बता देता हूं आपको। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि आपको मेरे बेटा पी ई गिवन है 7/13, पी एफ गिवन है 9/13 और पी ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है 4/13। पी ई गिवन है, पी एफ गिवन है और पी ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है ना। क्या क्या निकालना है मैं सारी चीजें लिख देता हूं बेटा आपके सामने। पहले पी ई अपॉन एफ, दूसरा पी एफ अपॉन ई, और तीसरा एक और लिखता हूं पी ई डैश अपॉन में एफ। ये करना बेटा जरा, 3 पार्ट मुझे करके दिखाओ। कोई पार्ट अगर नहीं आ रहा हो पूछ सकते हो बेटा मेरे से आप, कोई भी पार्ट अगर नहीं निकल रहा हो तो। मैं इनके आंसर भी आपको बता देता हूँ, आंसर क्या क्या आएंगे। पहले का आंसर आएगा मेरे बेटा 4/9 पी ई अपॉन एफ का, इसका आंसर आएगा 4/9। सेकंड बोला गया है पी एफ अपॉन ई, इसका आएगा 4/7। और तीसरा क्या बोला था मैंने, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ, इसका आएगा 5/9। जब कुछ पूछ रहा हो पूछ सकते हो बेटा, कोई सा पार्ट नहीं आ रहा हो तो।
ठीक है बेटा। और जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग बेटा आप 13.1 एनसीईआरटी की, अभी हमारी वाली बुक के क्वेश्चन नहीं करना, वो मैं बताऊंगा कैसे करने हैं। अभी आपको पहले एनसीईआरटी 13.1 पहले 5 या 6 क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने हैं, है ना, बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन है फॉर्मूलों पर। 13.1 एनसीईआरटी। और कोई बच्चा अगर एनसीईआरटी भी रिपीट करना चाहता है, एनसीईआरटी की रिवीजन करना चाहता है, उसकी रिकॉर्डेड क्लास ले लो, एनसीईआरटी की भी है हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास, तो वो क्लास लेके उसकी रिवीजन भी करते रहो। ऐसा नहीं है सिर्फ ये बुक पर, एनसीईआरटी पे भी फोकस करो, है ना। टाइम में बच रहा है कभी तो एनसीईआरटी कोई भी चैप्टर ले लिया, उसकी ओरली क्लास, अगर लिखने का टाइम नहीं है, केवल देखते रहे, सुनते रहे इस पूरी क्लास, तो जितना देखोगे पढ़ोगे हमें हर चीज का फायदा होगा बेटा, है ना। तो यहीं तक करना है पहले आज आपको, कल इस नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तीसरा बता दूं, एक तीसरा देख लो चलो, जैसे पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ है, तीसरा बार देख लो चलो। तीसरे वाले में पहले मैंने बोला था पी ई डैश अपॉन एफ, तो बेटा मैंने क्या फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या बताया था, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो पी ई डैश में क्या है, फॉर्मूले लिखवाए थे ना आपको स्टार्टिंग में, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला क्या था, पी एफ में से पी ई इंटरसेक्शन एफ माइनस अपॉन में पी एफ, तो बेटा पी एफ की वैल्यू कितनी है 9/13 माइनस 4/30 अपॉन में 30,